चलिए भाई स्टार्ट है। क्लियर है? साउंड वगैरह क्लियर है? ठीक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीडीपी की यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। और जो क्लासेस चल रही हैं वो सीटेट के लिए चल रही हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। तो ये क्लास आपकी कंटिन्यू है और अब तक हम इसमें लगभग 65 क्लास कर चुके हैं। इसके बाद शायद 66वीं क्लास होगी ये। तो इसमें क्या है, हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस जितने भी हैं जो मल्टीपल शिफ्ट में आपके 2021 में 2022 में सीटेट के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनको हम एक एक करके आपके लिए उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। इससे क्या है, आप इसे अपनी प्रैक्टिस मान लो और प्रैक्टिस के साथ एक तरीके से आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको करने की अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं या कुछ भी देते हैं तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ से बूस्ट कर जाएगा। सीडीपी और हिंदी जो ये दो सब्जेक्ट हैं, ये आपके सीटेट के एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है मेरे भाई। और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, यहाँ पर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप 30 में से कम 30 की हिंदी और 30 का आपका सीडीपी आती है, कुल मिलाकर कम से कम 55 प्लस। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तब भी आपको 55 प्लस करना होता है, तो आप ये मान लीजिए बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको इन सब्जेक्ट पर फोकस भी देने की जरूरत है। बाकी आप लोग समझदार हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, अपडेट होती रहती है पर डे, तो क्लासेस वहां पर भी आप ले सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्टेटमेंट एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन दे रखा है पहले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अनुसार पांचवी तक के जो 5th क्लास तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात की अनुशंसा भी करती है। क्लियर है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 है उसमें तो स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखा भी गया है कि आप मदर टंग के अंदर यानी मातृभाषा के अंतर्गत बच्चे को सिखाइए, जिससे वह चीजों को वातावरण से, पर्यावरण से जोड़कर और सीख सके। क्लियर है? तो उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको, फर्स्ट लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा कह सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मातृभाषा है। पिछले पेपर में पूछा गया था कि अध्यापक के द्वारा औपचारिक रूप से सिखाई जाने वाली भाषा कौन सी होती है, तो हम उसे द्वितीयक भाषा कहते हैं, जो कि हिंदी की पेडागोगी में क्वेश्चन बनाता। तो क्वेश्चन यहां से भी बनाता, क्वेश्चन वहां जाकर भी बन सकता है आपका। तो सीडीपी यहाँ की वहां भी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, और ये जो बात है वो आपकी मातृभाषा में सिखाना चाहिए, मातृभाषा में सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा कोलैबोरेट कर सकता है, कोऑपरेट करके लर्निंग कर सकता है, जिसे हम सहयोगात्मक अधिगम कह सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते व समझते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो मातृभाषा के अंतर्गत है, चीजें चाहे डिफिकल्ट हैं वो भी उनके लिए सार्थक अवधारणाएं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात की व्याख्या भी कर रहा है, देखो भाई ऐसा है तो ऐसा इस वजह से होता है, तो इस बात को ये क्या कर रहा है, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियरली आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहां पर आपको सोचने की, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसा सीटेट का कोई भी पेपर नहीं ऑनलाइन शिफ्ट में जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और अब भी आपका जो ऑफलाइन पेपर होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मिलेगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है लैंगिक पक्षपात जिसे हम जेंडर वाइज बोलते हैं, और दूसरा होता है जेंडर स्टेरियोटाइप्स जिसे हम रूढ़िबद्धता कह सकते हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िबद्धता से किस प्रकार निपटना चाहिए। देखिए जेंडर रूढ़िवादिता जो होती है, स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं, वो क्या है, हमारी पुरानी परंपराएं जो बनी हैं
जो हमारे नियम बने हुए हैं उनमें अगर समय के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जबकि परिवर्तन आवश्यक है फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप्स का रूप ले लेते हैं। 100 साल, 2 साल, 3 साल, 300 साल से पुरानी चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन करना भी आवश्यक होता है। जैसे अगर बात करें फुटबॉल खेलने के लिए, अगर मैं पूछता हूँ फुटबॉल के लिए, अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फुटबॉल कौन खेलेगा, तो आप में से अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि फुटबॉल तो कौन खेलता है, मेल खेलते हैं, लड़कियों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर फीमेल भी फुटबॉल खेलें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम इनमें विभेद करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को दर्शाता है, लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है, जो कि आपके ऑप्शन का कहीं ना कहीं रूप ले लेता। क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर बात करें इसकी इक्विटी की बात करें, समानता की बात करें, तो यहाँ पर जेंडर इक्विटी यानी कि जैसे लैंगिक समता का नाम दे दिया जाता है, तो वो भी आपका ऑप्शन बन सकता है। क्लियर। यहाँ पर अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स को पढ़ने की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर के गर्ल्स ही मैथ्स पढ़ेंगी, बॉयज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, सॉरी बॉयज मैथ्स पढ़ेंगे, गर्ल्स मैथ नहीं पढ़ेंगे, इनको होम साइंस लेना चाहिए, गृह विज्ञान लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं स्टेरियोटाइप्स का भी फॉर्मेट है और ये कहीं ना कहीं जेंडर वाइज को भी दर्शाता है। क्लियर है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आरटीई एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005 के अवरुद्ध कार्य कर रहे हैं भाई मेरे। क्लियर है, आपको किसी के विरोध में नहीं जाना है। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिताओं को चुनौती दें। देखिए आपकी रियल लाइफ से जुड़े ऐसे आपको एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने चाहिए जिससे जेंडर रूढ़िवादिता को कहीं ना कहीं क्या मिले, चुनौती मिले। आप कह सकते हो कैसा एग्जाम्पल, तो सर स्मृति मंदना को ले सकते हैं, मिताली राज को ले सकते हैं, स्प्रिंट रनर हिमा दास को ले सकते हैं, ठीक, और इनको ले सकते हो आप, सानिया मिर्जा को ले सकते हो। तो इनका अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो कहीं ना कहीं जेंडर स्टेरियोटाइप्स को चुनौती दी जा सकती है और समाज के अंतर्गत एक नया जो रूप है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है मेरे भाई, तो बात बिल्कुल सही है। ये विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। आप अगर ग्रुप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें क्लासिफिकेशन होगा जिससे उनके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हीन भावना पैदा हो सकती है, एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता पैदा हो सकती है, जो कि उनके मनोभावों को कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरुद्ध प्रदर्शित कर सकती है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, जो कि आपका सही जवाब नहीं होगा। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए। आप क्यों नहीं मुद्दों पर बात करोगे, आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर 9th क्लास में अगर कोई गर्ल पहुंच रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिछली क्लास में जितना मान लीजिए 40 लड़कियां थी तो 40 की 40 ने होम साइंस ली, इस बार की 50 लड़कियां हैं तो 50 की 50 होम साइंस लें। आप उस पर बात कीजिए कि मैथमेटिक्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, गणित भी पढ़ना चाहिए और गणित के फायदे फिर वहां पर बताइए। आप लड़कियां भी गणित को सीख सकती हैं, इस बात को भी बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत इस बात को क्या होना चाहिए, इस बात पर बात होनी चाहिए। जबकि आप नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सेकंड ऑप्शन, जो कि आपका सही जवाब होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर कौन देगा। अब इस क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर कौन देगा, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आंसर आपका मिल जाए। चलिए कैसा करते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है। अध्यापक को जो भी कार्य करना चाहिए वो कम से कम पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। क्या है, पॉजिटिव। अध्यापक क्लासरूम के अंतर्गत जो भी कार्य करेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सकारात्मक कार्य होगा। देखिए केवल जो शब्द होता है वो आपके आंसर को गलत कर देता है, केवल कहीं ना कहीं आपके आंसर को नहीं दिखाएगा। 99.99% सीटेट के एग्जाम में ये गलत हो जाता है। फिर केवल आया, आपको गलत कर देना है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नकारात्मक प्रस्तुति न करके अगर आप सकारात्मक प्रस्तुति करते हैं तो बेहतर मानी जाती है। तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आप अपना आंसर लगा सकते हैं अगर आप बेहतर तरीके से हमारी क्लासेस को फॉलो करेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
विद्यार्थियों में सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, यानी कि उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। बच्चा बहुसांस्कृतिक कक्षा के अंतर्गत अपनी खुद की मातृभाषा को भी लेकर जा सकता है, खुद की परंपराओं को, संस्कृति को लेकर जा सकता है, उसके आस पड़ोस और परिवार के द्वारा सिखाए हुए, समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा सिखाए गए अनुभव को भी वो एक क्लासरूम के अंतर्गत ले जाता है, जहां और बच्चों पर तो प्रभाव उसका पड़ता ही है लेकिन टीचर को भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो कि उनके अनुभवों को दर्शाती है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा देखते हैं। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। When assessment is done for students' comprehension and understanding of a skill or lesson during the learning and teaching process, it refers to what amazing question। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई। चलिए, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध या समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। देखिए यहां बात की गई कौशल संबंधी बोध की बात करें, समझ की बात करें, पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ये वाला शब्द आपके आंसर को क्लियर करता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो ड्यूरिंग द स्टडी जो आकलन किया जाता है उसको हम अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ये कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है मेरे भाई? इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको कहीं ना कहीं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत देखते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन सही होगा। अधिगम का आकलन ये तो कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन का भाग होता है। और योगात्मक जो आकलन किया जाता है वो एंड ऑफ द ईयर किया जाता है। ये ड्यूरिंग द स्टडी चलने वाला आकलन नहीं है। जैसे आप बोर्ड की कक्षाओं में देखते हैं, बोर्ड के जो पेपर होते हैं 10th क्लास के और 12th क्लास के लास्ट में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या पार्ट हो जाएगा? जो आपका पार्ट होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, जिसे हम समेटिव असेसमेंट का रूप भी कह सकते हैं। लेकिन अब इसको भी परिवर्तन किया गया है एनईपी 2020 में, जो कि आपका किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट बन जाएगा। बाकी असतत मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन की तो बात है ही नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छे वाले आंसर लगाएं भाई। अजी लगाओ आंसर। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यहां अगर बात करें, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो योग्यताओं में भिन्नता होती है उनके बावजूद भी संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनकी जो भी वो उनका अनुभव होता है उनको हम उनका धरोहर मानकर चलते हैं। और टीचर के लिए वो एक सुसाधक का कार्य करता है, सुविधादाता का कार्य करता है। टीचर जो होता है वो क्या होता है? टीचर एक सुविधादाता होता है जिसके लिए बच्चे का जो अनुभव होता है वो सुसाधक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सुसाधक यानी कि फैसिलिटेटर का कार्य करता है। क्लियर है मेरे भाई? तो जो आपको यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए वो इंटीग्रेटिंग नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये चीजों को एकत्रित करने का प्रयास कर देगा। क्लियर है? विशेष शिक्षा स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, अप्रगतिशील नहीं होनी चाहिए। प्रगतिशील होती तो बात अच्छी भी मानी जाती, लेकिन इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम। एक ऐसा क्लासरूम जहां पर प्रत्येक वर्ग का बच्चा, अति पिछड़े वर्ग का बच्चा, अमीर हो या गरीब हो, बहुसांस्कृतिक हो, बहुभाषी बच्चा हो, किसी प्रकार का बच्चा हो, वो सारे के सारे इंक्लूसिव क्लासरूम के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। और इसमें अवसर मिलता है बच्चे को कहीं ना कहीं उसके संभाव्य गुणों को प्रदर्शित करने का। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर अगर इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं क्लासरूम के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बनाता है, जहां पर बिना झिझक के प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चे टीचर से। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और बहुत अच्छा प्रश्न है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे। तो टीचर जो 60,000 70,000 की सैलरी दे रहा है, फिर कुर्सी पर बैठने के तोड़ने के लिए थोड़ी दे रही है सरकार।
कि 60,000 की तनख्वाह दे रही है, कुर्सी तोड़ने के लिए दे रही हो, आप लिखित कार्य दे दो, फिर तो बोल दो फर्स्ट चैप्टर को लिखो भाई, पहले 2 पेज को लिखो। तो लिखित कार्य नहीं दे सकते आप, अपनी जो कहने का मतलब है कि अपना जो कार्य है दूसरे पर नहीं थोप सकते। क्लियर है? उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें कि उन्हें कक्षा में चर्चा में शामिल करें। कहीं ना कहीं आप उनको एंगेज करने की बात कीजिए, डिस्कशन में लाने की कोशिश कीजिए, संवाद कराइए, चर्चा कराइए, कोलैबोरेट कराइए, कॉपरेट कराइए एक दूसरे के साथ, तो ये बेहतर माना जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग से बैठे, आप अलग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि भाई ऐसा करो, तुम गरीब हो, फटे कपड़े पहनते हो, साइड में बैठ जाओ। एक काम करो, तुम नहा धो के नहीं आए, साइड में बैठ जाओ। मतलब कहने का मतलब आप बच्चों को एक डंडे में हाँकने का प्रयास कर दोगे एक तरीके से। क्लियर है? उन्हें अनदेखा करें क्योंकि उनके अन्य छात्रों के साथ अंतर क्रिया नहीं कर सकते। कोई अगर इंटरलेट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अंतर क्रिया नहीं कर पा रहा है, तो आप उनकी कमियों को ढूंढिए और उन कमियों पर विचार कीजिए और अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस पर कार्य करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ये बच्चे की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। क्लियर? तो ये आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो इसी वजह से तो होता है कि क्या कमी चल रही है, उस कमी को पहचानिए। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले उत्तर देंगे दोनों, एक क्वेश्चन कमेंट के लिए भी छोड़ेंगे जरूर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख के सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? कहीं ना कहीं उसकी काइनेस्थेटिक प्रॉब्लम है ये, और जिसको बोलते हैं शारीरिक जो गतिशीलता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। पठन वैकल्य की बात करें मेरे भाई, यहां पर अगर हम बात करें तो लेखन की जो समस्या होगी, लेखन और पढ़ने की जो समस्या होगी, लिखने की और पढ़ने की जो समस्या होगी वो पठन वैकल्य का पार्ट होगी। गुणज वैकल्य की बात करें, यहाँ पर गणितीय संक्रियाओं के से संबंधित समस्या होगी। भाषा वैकल्य का मतलब भाषा से संबंधित समस्या होगी। गत सामान्य जिसे हम डिस्प्रैक्सिया के नाम से जानते हैं, क्या नाम देते हैं? डिस्प्रैक्सिया के नाम देते हैं, जहां पर शारीरिक गत्यात्मक जो कौशल है वो प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। क्लियर है मेरे भाई? तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाएंगे भाई। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। स्वलीनता ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना है? देखिए जो ऑटिज्म की समस्या है वो कहीं ना कहीं संप्रेषण में कठिनाई का कारण बनती है और ये डिफिकल्टी प्रोवाइड करती है, डिफिकल्टी लाती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंतर्गत। अंतःक्रिया करने की इच्छा, बुद्धि लब्धि बहुत कम, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल नहीं होगा। कम्युनिकेशन स्किल में ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती है कम्युनिकेशन स्किल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाएंगे भाई। बहुत आसान सवाल है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है? नॉट पूछा है, यानी कि जो सही गलत होगा वही सही होगा क्योंकि आपसे गलत ही पूछा है। तो इसका आंसर तो एक ही हो गया, सेकंड वाला, जिसे हम अभिसारी सोच कहेंगे। जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये पॉजिटिव है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल पॉजिटिव है। नवाचारी अनूठे विचार, ये भी पॉजिटिव है। सही है, इस वजह से ये सारे गलत हैं, और जो गलत है वो इस वजह से सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था। समझने की कोशिश करो। क्लियर? दो प्रकार की सोच होती है, थिंकिंग टू टाइप्स होती है। एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होती है मेरे भाई कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसमें चीजों को क्या किया जाता है, सॉल्व करने का एक ही तरीका बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है तो एक ही फॉर्मेट में सोचने की सोच रहा है तो हम उसे कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है बहुआयामी, बहुत सी दिशाओं में, मल्टी डायमेंशनल आप बोल सकते हो। और किसी भी समस्या का जो हल है वो कई सारे तरीके से हो सकता है। क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा आपकी अभिसारी सोच, जो कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चंस हैं जो कि लैंग्वेज बदल बदल कर आते हैं। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो ये किस बात को सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। आप उसे पाठ्य पुस्तक करिकुलम तक ही सीमित रखते हैं तो फिर आप चीजों को कहीं ना कहीं उन बच्चों को समझा नहीं पाओगे। मेरे भाई आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा समझिए।
अगर आप ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि ये कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, या फिर आप पिरामिड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मान लीजिए पिरामिड का दे रहे हैं तो इजिप्ट वाले जो पिरामिड है उनका एग्जांपल दे सकते हो। ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो आप ट्राइंगल बना के दिखा सकते हो। अगर आप पेड़ पौधों के बारे में सिखा रहे हो तो पेड़ पौधों के बारे में दिखा दिखा के भी समझा सकते हो। क्लियर। तो पर्यावरण के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ चीजों को अगर आप जोड़कर सिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक रहती हैं, और अक्रॉस द करिकुलम आपको चलना पड़ेगा, यानी कि करिकुलम को आपको वातावरण के साथ आपको जोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो चीजों को जोड़ जोड़कर, तथ्यों के कंठस्थीकरण, आप चीजों को कभी भी रोट मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, रोट नहीं कराएंगे, मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, रिकॉल नहीं कराएंगे, रिपीट नहीं कराएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो आप अनुकरण की भावना हो जाएगी, अनुकरण हो जाएगा एक तरीके से, जिसे हम इमिटेशन बोल सकते हैं, जो कि किस पर प्रभाव डालेगा, जो कि सीखने पर प्रभाव डालेगा, लर्निंग अधिगम पर प्रभाव डालेगा, जो कि अधिगम को कहीं ना कहीं बाधा का काम करेगा। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए नहीं रहता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए सीखी गई चीजें शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेंगी। क्लियर है। तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उनके अंतर्गत हीन भावना, एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता पैदा हो सकती है, जो कि सही नहीं है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम के मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशन हो सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के मल्टी डायमेंशनल आंसर हो सकते हैं, तो कह सकते हो कहीं ना कहीं, और जिसमें क्या है, चिंतन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि पर्यावरण के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, या जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो एक क्लासरूम के अंतर्गत 40 बच्चे अगर बैठे हैं तो 40 बच्चों के आंसर अपने आप में अलग अलग आएंगे। 5 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद भी हम उससे पूछ रहे हैं चलिए और बताइए आंसर, तो कहीं ना कहीं उनको चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी, मनन करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर वो समालोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। तो ये बेहतर माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है मेरे भाई। तो फोर्थ ऑप्शन इस वजह से आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर लगाइए। और ये क्वेश्चन ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी टेट ने इस प्रकार के क्वेश्चन को ना पूछा हो। क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे, व्यक्तिगत भिन्नता होंगी, आप उनको कहीं ना कहीं अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में कभी भी नहीं देखेंगे, हिंड्रेंस के रूप में नहीं देखेंगे, इंपीड के रूप में नहीं देखेंगे। तो ये दो वर्ड ही है, हिंड्रेंस वर्ड होता है, एक वर्ड इंपीड होता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी गलत होगा। संज्ञानात्मक असामान्यता ये भी गलत होगी। उनकी मान्यता रखते हुए उनके जो भी हैं, जो भी चीजें वो अनुभव ला रहे हैं, जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको मान्यता दीजिए। तो उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके, जो उनकी खुद की इंडिविजुअल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरूर पूरी हो सके। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें जरूरत नहीं थी टाइम वेस्ट करने की, बिना पढ़े भी आंसर लगा सकते थे इसका। क्लियर है। चलिए भाई, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों को अपेक्षित करती है। अध्यापकों को ज्ञान का प्रदाता लेकिन निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में विद्यार्थी को नहीं देखेगी, तो गलत हो गया। पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल को वैसे ही लगा देंगे। देखिए निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं प्रभुत्वधारी और अधीनस्थ प्रतिभागी भी गलत होता है। तानाशाह गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड, सुसाधक और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब इतना ही करेंगे भाई। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कई बार मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस करा चुका हूं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट देंगे। पिछले जो क्वेश्चन दिया था हमने पिछली वीडियो में, उसमें कई लोगों ने आंसर दिए थे और उनके नाम तो मुझे याद नहीं है, कल हम उनके नाम भी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा।
और नहीं भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ इतना है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी क्लास को लीजिए, उस पर फोकस कीजिए और कमेंट में अपने आंसर लिखिए, उस पर फोकस कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसी प्रकार से हम आपको क्लासेस देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।